पॉइंट्स वो अपनी तरफ से आप लोगों को देना चाहते हैं। नितिन सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सेशन को आगे बढ़ाएं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए एस्पिरेंट्स को गाइड करें। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम एवरीबॉडी। मैम स्वीटी मैम ने बहुत कुछ डिस्कस किया रिगार्डिंग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के लिए हमारे को कितने लोग जो है अभी सुन रहे हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस करूंगा कि सोशियोलॉजी में बेसिकली क्या है, ताकि जो लोग सोशियोलॉजी को ऑप्ट करने की सोच रहे हैं तो उनको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता लग जाए। और फिर दूसरी डायमेंशन जिसको मैं फोकस करूंगा कि इस ऑप्शनल को कैसे तैयार किया जाए ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें ला सकें। तो वो क्या स्ट्रेटजी मेरी रही, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसमें शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट जो मैं सोशियोलॉजी के लिए बोलना चाहूंगा वो ये कि चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, एक फैक्ट है, सोशियोलॉजी मीन्स इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी ऑफ सोसाइटी, द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज साइंटिफिकली स्टडिंग सोसाइटी। तो साइंटिफिकली स्टडिंग सोसाइटी आप समझते हैं कि साइंस क्या है, साइंस में किस तरीके से कैसा मेथड है, हम किसी किसी जो एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी है उसके बारे में कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए हम साइंस क्या मेथडोलॉजी है, साइंस में हम फैक्ट्स पे रिलाई करते हैं, हम ग्राउंड लेवल से फैक्ट्स को करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स हम वी अराइव एट द नॉलेज अबाउट दैट रियलिटी। तो सोशियोलॉजी इज अबाउट द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, एक चीज ये हो गया। और दूसरा एस्पेक्ट मैं अब जो इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं कि सोशियोलॉजी को आप लोग तैयार कैसे करें। सोशियोलॉजी में जो मेरी मेथडोलॉजी रही, आप पूरे सिलेबस को देखो, पूरे सिलेबस को क्लासिफाई कर लो, जो जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के लिए एक कॉपी आप लो, जो मैंने मेथड अडॉप्ट किया। जैसे एक सपोज थिंकर्स, हमारे पास सिलेबस में 6 थिंकर्स हैं। सपोज आप कार्ल मार्क्स प्रिपेयर कर रहे हो या मैक्स वेबर प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर टालकोट पार्सन्स है, रॉबर्ट किंग मर्टन है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, एमिली दरखाइम है, इन सभी के लिए एक 10-10 रुपए वाली कॉपी लो जिसमें हार्डली 20-25 पेज होते हैं। और हर एक एक पेज पे आप जो पिछले लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस हैं उसको पेन डाउन कर लो, और जैसे कोई टॉपिक पढ़ोगे सभी के आंसर्स आप थॉट फ्रेमवर्क्स बनाने की कोशिश करोगे। और ये बहुत आपको रिलीजियसली करना है, क्योंकि ये इससे नॉर्मली जो सभी स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं वो क्या करेंगे, कहीं कोचिंग लेंगे, कोचिंग को 3 महीने का 4-5 महीने का कोर्स जो है वो अटेंड करते हैं, लेकिन ये एस्पेक्ट उनका हमेशा निग्लेक्ट रहता है। वो कभी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, लास्ट में रश करते हुए तो सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ये चाहे कोई अपने लेवल से तैयार कर रहा है, चाहे कहीं किसी स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है जिसने, तो एक चीज, क्योंकि टीचर जो है वो कमर्शियल तरीके से पढ़ाते हैं, उनके पास ये फोकस नहीं है कि आपको इंडिविजुअली गाइड कर पाए, ना ही ये आपकी अपनी एक अपने लेवल से आपका एफर्ट आपको करना होगा। पहला काम ये करो कि जब आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल, मैं अभी डिस्कस करूंगा सोशियोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ताकि जो लोग तैयार कर चुके हैं उनको भी गाइडेंस मिल जाए, और जो लोग अभी सोशियोलॉजी को ओप्ट करना चाह रहे हैं उनको भी मैं गाइड करूंगा कि इसमें स्पेसिफिक क्या टॉपिक्स हैं, आपका इंटरेस्ट उनमें जनरेट होता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सोशियोलॉजी। हाँ, लेकिन पहला चीज जो इस सेशन से आप लोग लेके जाओगे, जो लोग सोशियोलॉजी या फॉर दैट मैटर एनी अदर ऑप्शनल ऑल्सो, सबसे पहले जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें जो लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्पेसिफिक टॉपिक से, उन सबको आप पेन डाउन करो। मैंने आपको बता दिया, हर टॉपिक के लिए एक आप अपनी कॉपी लगा लो, ज्यादा मोटी कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक के लिए आपको 20 से 25 पन्ने वाली, 30 पन्ने वाली कॉपी लो, 10 रुपीज की, 15 रुपीज की जो कॉपी आती है। हर पेज पे आप सपोज क्वेश्चन लास्ट 2005 से आप तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले 2005 का लिखो कि 2005 में कार्ल मार्क्स पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2006 में क्या, हर पन्ने पे आप उसको लिखो। जैसे ही आप पढ़ोगे, पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसके थॉट फ्रेमवर्क्स बनाने हैं। वो थॉट फ्रेमवर्क्स जो आप बनाओगे वो आपको हेल्प करेंगे, आप दोबारा पढ़ते हुए आपको किस पे फोकस करना है, एमिली दरखाइम में क्या पूछा जा रहा है, कार्ल मार्क्स में क्या पूछा जा रहा है, रिलीजन पे क्या पूछा जा रहा है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या पूछा जा रहा है, ये आपका फोकस हो जाएगा। आप ये चीज नोटिस करेंगे कि बहुत सारा पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम थोड़ा सिलेक्टिव हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो आंसर राइटिंग है, दैट इज एन आर्ट।
वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वाइल प्रैक्टिसिंग आपकी डेवलप होती है। तो आपको ये इसको बहुत रिलीजियसली इसको फॉलो करना है। हर क्वेश्चन का आप थॉट फ्रेमवर्क बनाएंगे, और जो आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनसे आप हमेशा हेल्प लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, खासकर लोग जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, उन लोगों के साथ अगर बैकग्राउंड नहीं है, ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड नहीं है, तो सिलेबस को, टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड करने में, उसको समझने में उनको मुश्किल होती है। और जब एक जो बहुत सोफिस्टिकेटेड एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज में अगर कुछ लिखा हुआ, अगर आप उसको समझ नहीं पाओगे, उसको कोहेरेंटली उसको पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो आप यू कैनॉट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड यू कैनॉट फुलफिल और यू कैनॉट केटर टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो लोग, जो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, और वो लोग जिनको लैंग्वेज के साथ भी इशू है, इंग्लिश लैंग्वेज में या इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल लैंग्वेज में समझना मुश्किल है, सबसे पहले आप जो हेजिटेशन है, आप अपने सीनियर से कंसल्ट करो। कभी ये मत सोचो कि इसमें मेरा ईगो इशू आ रहा है, मुझे नहीं आता, कोई क्या सोचेगा। क्लास में जा रहे हो तो मतलब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आस्क एज मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल खुल के पूछो अपने सीनियर से। हम लोग आपको गाइड करने के लिए है। आज तो एक जनरल सेशन है जिसमें मैं सोशियोलॉजी का जनरल ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिक इशू पे कभी भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए स्पेशल, जब भी जैसे एज एंड व्हेन मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी होगी, और जितनी डेप्थ में, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, यू आर फ्री टू आस्क। पूरे तरीके से एक रिलीजियसली आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आई एम रेडी। आप अंजलि मैम को बता सकते हैं कि इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, इसके ये क्वेश्चंस हैं, 10 साल में, 15 साल में पूछे गए हैं, इसका क्या थॉट फ्रेमवर्क होना चाहिए, प्रोवाइडेड मेरे लिए वो सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग पहले से इन्फॉर्म्ड हो, आपने पहले प्रिपेयर किया है, उसके बाद अगर आप मेरे से पूछते हो, तो हम कम टाइम में आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। तो आज के सेशन की एक बात जो कम टाइम पीरियड में आप मेरे से लेके जा रहे हो, वो फर्स्ट कि आप लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, 15 ईयर क्वेश्चंस को पेन डाउन करोगे हर टॉपिक का। और आपको फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था, तो एक न्यू विशाल्स का पेपर आता था जिसमें टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन थी। सपोज एमिली दरखाइम है या कार्ल मार्क्स है, मैं थिंकर्स की बात कर रहा हूँ, ये अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे फैमिली है, रिलीजन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है। इन सभी टॉपिक्स पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हमारे को एक क्रम में दे रखे हैं। तो आपको वो फैसिलिटेट हो जाएगा, आपको अलग से उसको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। तो ये काम जो भी तैयारी कर रहा, आज से आप इसको रिलीजियसली शुरू कर दोगे, और फिर उसके थॉट फ्रेमवर्क, जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसका थॉट फ्रेमवर्क बनाओ, तो आपको लगेगा कि कहीं मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक कर रही है। फिर अपने सीनियर्स के पास जाओ, अपने टीचर्स के पास जाओ, उनसे वो थॉट फ्रेमवर्क्स आप अपना इवेल्युएट कराओ, कहाँ आप मिस कर रहे हो, कहाँ पर आपकी क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप फोकस करते हो, तो आप ब्ला 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 जो के दिमाग में आता है, बगैर किसी फ्लो के, बगैर किसी क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करे हुए, अल्टीमेटली आप उसको पेन डाउन कर देते हो। और उससे फिर जो जो इतना एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर है, उसके जो मानस पटल है, उसको वो कभी अपील नहीं करेगा, और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो पहला पॉइंट आपने ले लिया। अब दूसरा, तो इसका मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे की, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपके जीएस पे भी पड़ेगा, इसका आंसर राइटिंग का स्पिल ओवर इफेक्ट आपके एसए पे भी पड़ेगा। और जितना आप अच्छे से आंसर राइटिंग करोगे, वो आपको हर जगह से, क्योंकि आप लॉजिकल हो जाओगे, आपको डिमांड को फुलफिल करना आ जाएगा। अब नेक्स्ट, जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं, जैसे स्वीटी मैम ने कहा कि इंटरेस्ट सबसे की पॉइंट है, मैं इसे टोटली एग्री करता हूं कि सबसे पहले जो भी ऑप्शनल आपको ऑप्ट करना है, उसका इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। अब फिलोसफी पे, जैसे मैम ने बताया कि फिलोसफी के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, कम समय में तैयार किया जा सकता है, सेम सोशियोलॉजी के साथ भी एक बेनिफिट है कि ये बहुत ही किसी के लिए, जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है, बेसिकली एवरीबडी नोज अबाउट इट, एवरीबडी नोज अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज की सभी संस्थाओं का, सभी इंस्टीट्यूशंस का बेसिक नॉलेज हमारे को रहती है। हमें पता है कि परिवार क्या है, हमें पता है कि रिलीजन क्या है, हमें पता है कि सामाजिक स्तरीकरण है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वो एग्जिस्ट करती है। जैसे आपके एग्जांपल के लिए हम कास्ट सिस्टम में बात कर सकते हैं, जो वर्णा की हायरार्की, हम जानते हैं उसके बारे में। ये क्लास के बेसिस पे हम बोलते हैं अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरीके, ये स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी की। अब स्ट्रेटिफिकेशन का क्या रिजल्टेंट है वो भी हम जानते हैं, कास्ट सिस्टम के क्या नेगेटिव
एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम जानते हैं। उसकी वजह से कितना कास्टिज्म और कास्ट टेंशंस होती हैं, पॉलिटिक्स तक में कास्ट का यूज होता है, ये सब हम जानते हैं। इस क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। और सोशियोलॉजी बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं कि ये अल्टीमेटली समाज की साइंटिफिक स्टडी है, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और जब सोशियोलॉजी एमर्ज हुई तो ये मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें टॉपिक यही है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे, क्या उस समय की परिस्थितियां थी यूरोपियन सोसाइटी की। मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस, इसका मतलब सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। मॉडर्नाइजेशन को बहुत सिंपली बताऊं, अदरवाइज इट इज अ ऑल एनकम्पासिंग टर्म, अ वेरी ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट। मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, इट इंक्लूड्स सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑल टाइप ऑफ चेंजेस। इट इज अ ब्रॉड बेस्ड ऑल एनकम्पासिंग कंसेप्ट। जब यूरोपियन सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही थी, मॉडर्नाइज होने के साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, सोशल चेंजेस हो रहे थे। जैसे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आप लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगी, वहां पर साथ साथ अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन मतलब नगरीकरण होगा, सिटीज का डेवलपमेंट होगा। सिटीज का डेवलपमेंट होगा तो लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करेंगे। रूरल एरियाज में अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, अर्बन एरियाज में अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। वो सारी प्रॉब्लम्स जब यूरोप में आई तो उसके साथ उसको रिजोल्व करने के लिए उस समय इस चीज को फील किया गया कि हमारे को सोसाइटी को पढ़ने के लिए कोई साइंटिफिक हमारे को एक विधा, एक डिसिप्लिन चाहिए, ताकि हम सोसाइटी को समझ सकें और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझ सकें। जब हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे तो हम उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे। किसी भी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, गाइड करना या उसको चैनलाइज करना, इस एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना समझ पाए हैं। सो उस समय क्या था कि जब सोशियोलॉजी एमर्ज, एक सोशियोलॉजी के बारे में एडवोकेसी हुई कि वी नीड टू हैव साइंटिफिक डिसिप्लिन sociology to study society so as to understand the problems of society and so as to control it, so as to manage it। क्योंकि सोसाइटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इंटीग्रेशन चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए, हमें सोलिडारिटी चाहिए, हमें वननेस चाहिए, हमें पीस चाहिए। ये दैट इज द अल्टीमेट एम फॉर सोसाइटी। तो इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, इसी पृष्ठभूमि में, इसी बैकग्राउंड में सोशियोलॉजी एज एन एज एज अ सब्जेक्ट, एज अ एक नई विधा, एक नया डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हुआ। और इनिशियली मैं आपको बात बता दूं कि जो ऑगस्टस कॉम्टे, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं, उन्होंने इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा। सोशल फिजिक्स क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम फिजिक्स की इतनी ग्लोरिफिकेशन थी। फिजिक्स मींस द डिग्री टू विच वी हैव कंट्रोल ओवर नेचर। अगर हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे प्रकृति को हम नियंत्रित किया? जब हमने प्रकृति को पढ़ा, साइंटिफिकली उसको समझा, तो धीरे धीरे हमने प्रकृति को नियंत्रित किया। पूर्ण रूपेण तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कुछ हद तक जो किया है। तो उन्होंने कहा कि इफ वी कैन टेम, इफ वी कैन कंट्रोल नेचर, देन वी कैन कंट्रोल सोसाइटी ऑल्सो। बिकॉज सोसाइटी तो हमारे हम लोगों से ही मिलके बनी है। तो सोशियोलॉजी इसी, तो उन्होंने इनिशियली इसका नाम सोशल फिजिक्स ही रखा, बाद में इसका नाम सोशियोलॉजी हो गया। वो डिटेल सोशियोलॉजी की बातें हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि किस पृष्ठभूमि में सोशियोलॉजी एमर्ज हुई। अब बहुत सिंपल है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप दैट लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे टाइम एंड अगेन पूछे गए हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, या साइंस, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अब साइंस ग्रोथ हुई तो साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा तो हम जो पहले एक रियलिटी को समझने का हमारे पास जो चैनल था वो रिलीजन था। तो लोगों को लगा नहीं, रिलीजन के बाबत हम सोसाइटी को समझ सकते हैं, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ। तो पहला टॉपिक हमारा इससे है। दूसरा टॉपिक जो हमारा है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। देखो एक प्रॉब्लम मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लोग जो लोग साइंस के बारे में जानते हैं, साइंस का मतलब हम किसी भी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी को पढ़ रहे हैं, तो it is not like philosophical understanding of that aspect of reality. When it is about science, science means हम ग्राउंड लेवल रियलिटी पे जाएंगे, वहां से कुछ फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, उन फैक्ट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद हम अल्टीमेटली विल अराइव एट अ नॉलेज, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। बट एसेंशियली इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सिंस इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, अगर सपोज हमने कुछ फैक्ट्स के आधार पे कुछ
साइंटिफिक नॉलेज पे हम पहुंचते हैं और कुछ समय के बाद, 20 सालों के बाद, 30 सालों के बाद, 50 सालों के बाद हमें नए फैक्ट्स आ जाते हैं, तो साइंटिफिक नॉलेज टेंड्स। इसका मतलब साइंटिफिक नॉलेज इज नॉट परमानेंट, है ना। साइंस, क्योंकि नए तथ्य अगर हमारे पास आ गए तो तथ्य के आधार पे, जैसे हो सकता है कि प्लूटो एक समय में प्लेनेट था बट आज प्लेनेट नहीं है, लाइट का कभी पार्टिकल नेचर है, कभी वेव नेचर है, कभी डुअल नेचर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास नए तथ्य आए, उन तथ्यों के आधार पे साइंस चेंज होती है। ये साइंस है। सो साइंस इज बेस्ड अपॉन, अल्टीमेटली वन पॉइंट यू नीड टू नो इज इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, देन इट इज अ चेंजिंग नॉलेज, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट द मेथोडोलॉजी यूज्ड टू अराइव एट दैट नॉलेज। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जब हमने नेचर को पढ़ा तो नेचर में हम जिन एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकली बिहेव करते हैं, isn't it? जब नेचर में हम पढ़ते हैं, they do not respond thoughtfully, but when it is about studying human beings in society, in collectivity, in groupings, so since they are not that mechanical, they are thinking beings, वो सोचते हैं, every action of theirs is guided by their own individual thoughts. So अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बना कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस एंड सोशियोलॉजी एज एन इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन, कैसे, क्या इसको सही मायने में जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे बायोलॉजी है, जिस तरीके से हम उनको अप्रोच करते हैं, क्या रियलिटी में, सोशियोलॉजी में सोशल रियलिटी को पढ़ने का हम, क्या यही तरीका होगा, उसको साइंस की तरह पढ़ सकते हैं? अब मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करूंगा। यहाँ आपको दो चीजों को समझने की जरूरत है। सपोज एक टॉपिक है सुइसाइड, सुइसाइड जो आत्महत्या की केसेस हमारे को यहाँ पर मिलते हैं, और एमिली दुर्खाइम ने इसको पढ़ा। अब आप लोग समझ सकते हो कि अदरवाइज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें लगता है कि इट शुड बी डेल्ट इन साइकोलॉजी, क्योंकि सुसाइड अगर कोई कमिट कर रहा है तो इसका मतलब उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो डिप्रेस्ड है, उसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट किया। बट नहीं, जब हम सोशियोलॉजी में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वी विल नॉट बी स्टडिंग द इंडिविजुअलिस्टिक केसेस ऑफ सुसाइड। हम ये देखेंगे कि सोसाइटी टू सोसाइटी सुसाइड रेट वेरी करता है। सो इट मीन्स इट इज अ सोशल फैक्ट। जैसे आज हमारे पास बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स आते हैं विद इन इंडियन सोसाइटी, अलग अलग स्टेट्स का हमारे पास डाटा आता है और हमें पता लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में सुसाइड रेट ज्यादा है, जैसे केरला में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। सो ये हमें मतलब इट अपीयर्स पैराडॉक्सिकल कि कैसे एक स्टेट जो कि अदरवाइज इकोनॉमिकली इतनी अच्छी है, या जो सोशल इंडिकेटर्स में जैसे केरला की बात है, तो वहां पर सुसाइड एज अ फिनोमिना, सुसाइड रेट ज्यादा क्यों है? सुसाइड रेट की जब मैं बात करूं तो मैं दर की बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ सुसाइड्स कमिटेड पर ईयर, पर यूनिट टाइम, पर इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि एक साल में सपोज केरला में जितनी सुसाइड पर यूनिट पॉपुलेशन और पर लाख पॉपुलेशन और पर ईयर अगर मैं बोल दूं तो रेट की बात होगी। इस तरीके से हम जो इंटर स्टेट कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि क्यों एक पर्टिकुलर स्टेट में या अलग देशों में किसी में सुसाइड रेट ज्यादा है, किसी में सुसाइड रेट कम है। तो अब इस टॉपिक को अप्रोच करने के लिए हमारे को एक सोशियोलॉजिकल विंडो मिल गई, यानी अब हमें पढ़ना है कि एक सोसाइटी में सुसाइड रेट ज्यादा क्यों है। तो वो सोशल फैक्ट हो गया। अब हम वी आर नॉट गोइंग इनटू द इंडिविजुअल कोजेस। हाँ, वो सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, बट वो सभी को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइकोलॉजी में हम सुसाइड का टॉपिक पढ़ते हैं कि उसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं, बट वहां हम इंडिविजुअलिस्टिक केसेस पढ़ेंगे। जब हम सोसाइटी में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सुसाइड रेट एक सोसाइटी में ज्यादा क्यों है, दूसरी सोसाइटी में कम क्यों है। साथ साथ इसको ओवरऑल अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सम इंडिविजुअल्स आर मोर प्री डिस्पोज टुवर्ड्स कमिटिंग ऑफ सुसाइड, वो उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारा जो फोकस सोशियोलॉजी में रहेगा वो सुसाइड रेट पे रहेगा। अब जो मैं टॉपिक सेकंड वाला आप हम डिस्कस कर रहा था वो ये था कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस और सोशियोलॉजी एज एन इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन। क्योंकि हमें सोसाइटी को पढ़ना है, लेकिन सोसाइटी कोई कंक्रीट एंटिटी नहीं है, हम इसको टच नहीं कर सकते। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स, बट ये सोसाइटी इन इटसेल्फ इट इज अ रियलिटी सुई जनरिस। रियलिटी सुई जनरिस का मतलब कि अपने आप में एक वास्तविकता है, ये हम लोगों से मिलके बनी है। बट हाँ, जब लोगों से मिलके बन जाती है तो एक नई लेवल ऑफ रियलिटी इमर्ज होती है। जैसे हियर मैं आई एम सेइंग 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4, आई एम सेइंग 2 + 2 इज समथिंग मोर देन 4।
यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि व्हेन इंडिविजुअल्स कम इन अ ग्रुपिंग, व्हेन दे कम इन अ कलेक्टिविटी, तो एक नई लेवल ऑफ रियलिटी इमर्ज होती है जो कि एब्स्ट्रैक्शन में है, वो हमें दिखती नहीं है, हम उसे टच नहीं कर सकते, बट यस वो लेवल ऑफ रियलिटी जिन लोगों से मिलके बनी है उन सभी को गाइड करना शुरू कर देती है। इंडियन सोसाइटी लोगों से मिलके बनी है, लेकिन आज इंडियन सोसाइटी उन लोगों से ज्यादा है। लोग जनरेशन दर जनरेशन चेंज होती रहती हैं, लोग रिप्लेस होते रहते हैं, बट इंडियन सोसाइटी में जो जन्म लेता है, जिसकी परवरिश इंडियन सोसाइटी में होती है, तो उसका एक स्पेसिफिक सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, उसका बिहेवियर, उसके एक्शन सब उससे प्रभावित होने लग जाते हैं। ये आप इस बात को मेरी समझ पा रहे होंगे। तो यहीं से एक प्रॉब्लम इमर्ज हुई और इससे बार बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस एंड सोशियोलॉजी एज एन इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन, क्योंकि साइंस साइंटिफिक स्टडी फैक्ट्स पे बेसिस है, वो वहां पढ़ना आसान है जहां पर रियलिटी ऐसी है जहां जिसको हम मैकेनिकली पढ़ सकते हैं। सपोज हमें पढ़ना है कि बारिश क्यों होती है, तो हम इस फिनोमेना को पढ़ सकते हैं, बट इंडिविजुअल्स क्यों सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे को साइंटिफिक बेसिस पे अप्रोच करना मुश्किल होता है। तो ये अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, प्रॉब्लम ऑफ अराइविंग एट जनरलाइजेशंस है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास ये है। थर्ड टॉपिक जो बहुत जनरल टॉपिक है, हर सब्जेक्ट में आता है, कि हम जब किसी भी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी को पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। जब और सोशियोलॉजी मीन साइंटिफिकली अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, तो हम साइंटिफिक साइंस में क्या, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होगा, इंटरव्यू यूज होगा, स्केड्यूल यूज होगा, ये सारे कैसे कैसे हम डाटा कलेक्शन करते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, ये एक जनरल टॉपिक है जो सभी विधाओं में यूज होता है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक आता है फर्स्ट पेपर में, जो कि जनरल सोशियोलॉजी में है, वो है हमारा सोशियोलॉजिकल थॉट, और उसमें हमें 6 थिंकर्स को पढ़ना है। जो 6 थिंकर्स हैं जिनके बारे में हमारे को पढ़ना है, एक हमारे पास एमिली दुर्खाइम, मैक्स वेबर, सॉरी एमिली दुर्खाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टैलकोट पार्सन्स, रॉबर्ट किंग मर्टन एंड जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अब ये सिलेबस चाहे यूपीएससी का, यूपी में पहले कुछ नंबर ऑफ थिंकर्स ज्यादा थे, बट मोर और लेस ये 6 थिंकर जो हैं जो कॉमन है, और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप इन्हीं को तैयार कर लोगे तो यूपी के केस में भी आप सभी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। 6 थिंकर्स हो गए, मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक हमारे पास है एमिली दुर्खाइम, दूसरा हमारे पास कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टैलकोट पार्सन्स, रॉबर्ट किंग मर्टन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इन 6 थिंकर्स पर हमें फोकस करना है। अभी समय की कंस्ट्रेंट को देखते हुए मैं डिटेल में तो कुछ भी नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि अगर आप जो थिंकर्स को अप्रोच करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, तो इन थिंकर्स का एक जो नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के, जो नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, उनको एक चीज समझने की जरूरत है कि सर मैं सबसे एक पहले। बात नितिन जी मैम सर, जी। आप हाँ जी। कोई भी टॉपिक अगर डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन टेक दैट टॉपिक नाउ, वी हैव टाइम फॉर दैट। अगर आप कोई ओके। एक थिंकर को लेके या किसी भी एक एरिया को लेके थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप उसको कर सकते हैं, टाइम का भी ठीक है, इतना शॉर्टेज नहीं है। तो चलिए, मैं थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपने मुझे थोड़ा डिस्क्रिप्शन, मुझे लिबर्टी मिल गई, तो मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो मैम अभी मैं ये जो डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास टोटल 6 थिंकर्स हैं, नाम मैंने आपको बता दिया। अब जो लोग स्पेसिफिकली जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है, उनको ये समझने की जरूरत है कि जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी सोसाइटी में, जब मैं यहाँ पर वर्ड इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, अभी आपको ये समझने की जरूरत है, जैसे फैमिली, जैसे रिलीजन, जैसे किनशिप, ये सब इन संस्था जिन्होंने एक संस्था का रूप ले लिया, जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, एस्टेब्लिश्ड हो गई है, वो जैसे फैमिली। हो सकता है कि एक बहुत प्राचीन सोसाइटी में परिवार जैसी संस्था अभी एग्जिस्टेंस में ना आई हो, बट हमारे जो जब हम देख रहे हैं या हम पास्ट में देखते हैं, तो परिवार जैसी संस्था अस्तित्व में है। और अगर ये एग्जिस्टेंस में है तो डेफिनेटली समाज के लिए, होल सोसाइटी के लिए ये फंक्शनल है। फंक्शनल के जब मैं यहाँ पर फंक्शनल टर्म यूज कर रहा हूं, तो मेरा कहने का मात्र इतना सा मतलब है, या सोशियोलॉजी में इतना मतलब है, कि ये सोसाइटी की एग्जिस्टेंस में, सोसाइटी की यूनिटी में, सोलिडारिटी में, और इसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। यहां पर मैं फंक्शनल शब्द मात्र इस उद्देश्य से यूज कर रहा हूँ, सोशियोलॉजी में भी यही वो है। इसको प्रकार्यवाद बोला जाता है हिंदी में।
यानी अब जब एमिली दुर्खाइम ने पढ़ना शुरू किया, जब उसने सोशियोलॉजी में अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा, और 3 स्टडीज हमारे सिलेबस में भी हैं, जैसे उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा है जो कि श्रम का विभाजन है, दूसरा टॉपिक उन्होंने सुइसाइड के ऊपर फोकस किया है, थर्ड टॉपिक उन्होंने रिलीजन पे फोकस किया। तो अगर आप इन तीनों स्टडीज में देखोगे, तीनों स्टडीज में उनका जो मेजर फोकस है, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय दीज specific institutions, that what is the function of division of labor, what is the function of religion for society, what is suicide, why suicides are being committed। तो या तो इसमें फंक्शनल एस्पेक्ट है, या इस टॉपिक पे उन्होंने फोकस किया है कि क्यों किसी सोसाइटी में, जैसे सुइसाइड उन्होंने जो पढ़ा तो वो स्पेसिफिकली, क्योंकि सोशियोलॉजी उनका एक फोकस था कि इफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, अगर इफ इट इज एबल टू एक्सप्लेन सुसाइड विच इज अदरवाइज कंसिडर्ड टू बी एन इंडिविजुअलिस्टिक फिनोमिनन, अगर वो सुसाइड को सोशियोलॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता है, तो ये सोसाइटी को एक अपनी नीश कार्व आउट करने के लिए अपना एक स्थान अलग अलग विधाओं में, जो एक सामाजिक सच्चाई है, सोशल रियलिटी है, उसको समझने में अगर सुसाइड जैसे टॉपिक को भी हेल्प करता है, तो उन्होंने सुसाइड की सोशियोलॉजिकल स्टडी की। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि उसमें हिज फोकस वाज मोर ऑन suicide rate rather than individualistic cases of suicide or that psychologically predisposition towards committing of suicide। तो पहला जो हमारे पास एक एस्पेक्ट हो गया समझने का, जो नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको ये समझना है कि एक फंक्शनलिज्म है, एक मेथोडोलॉजी है, जिसमें हम अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या फंक्शन उनसे उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो हमारे को उस पर फोकस किया जाता है। जैसे यहाँ पर अभी 3 टॉपिक्स में मैं आपको जनरल एक बात बताऊं, एमिली दुर्खाइम ने उस समय की जो रियलिटी, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, यानी समाज चेंज हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कहूं कि इट मीन्स इट इज अ चेंज, जहां पर सोसाइटी जो पहले है, इट इज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन सोसाइटी, प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल सोसाइटी, most of the population it is engaged in agriculture, there is a shift, and that shift is because of scientific development ultimately leading to technological development, and finally अल्टीमेटली लीडिंग टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक अंडरलाइंग एस्पेक्ट है जो हमें समझने की कोशिश करनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ रहा। जैसे पहले की सोसाइटी थी जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, वहां पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इट मींस सब लोग की एक ही प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर, सबका वर्ड व्यू एक जैसा है, वो एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स भी एक तरीके की हैं, उनके सॉल्यूशंस भी कॉमन होते हैं, एक साइकिक यूनिटी डेवलप होती है। ऐसी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली यूनिटी डेवलप हो जाती है। क्यों यूनिटी क्यों डेवलप होती है? क्योंकि इस सोसाइटी में मैम मैं इस समय विजुअल, मुझे लग रहा है कि मैं दिख रहा हूँ वहां पर। सर आप दिखाई दे रहे हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एक्चुअली वो। हाँ जी, हाँ जी मैम। तो सोसाइटी जो है, जो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था कि डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ रही है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, जो हमारी पुरानी सोसाइटीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की सोसाइटीज हैं, वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर कम था। डिवीजन ऑफ लेबर यानी ऑक्यूपेशंस कम थे, लोग कुछ ही ऑक्यूपेशंस में, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी या एग्रीकल्चर के साथ जो अलाइड ऑक्यूपेशंस है उन्हीं के अंदर इन्वॉल्व थी। लेकिन जैसे ही अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड अर्बनाइजेशन हुआ, तो यूरोप में एक प्रॉब्लम आई कि अब इस सोसाइटी को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। अब इस सोसाइटी में, क्योंकि उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो ये एक टाइम पीरियड था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस का भी टाइम था। सोसाइटी जो थी वो अनस्टेबल हो रही थी, वहां पर कन्वर्जेंस थी, कन्फ्लिक्ट था। अब एक डिसिप्लिन, कैसे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये एमिली दुर्खाइम का फोकस था। तो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर जो हमारी बढ़ रही थी, अभी सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स पीपल आर मूविंग out of agriculture, they are moving towards urban areas, they are entering into new occupations, new professions, नई जॉब्स, उसके बाद सर्विस सेक्टर डेवलप होता है, नया तरीके का सोसाइटी में डिफरेंशिएशन हो रहा। अब एक प्रॉब्लम आती है कि जब इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन है, प्रोग्रेसिवली डिफरेंशिएशन हो रहा, तो कैसे ऐसी सोसाइटी को एकजुट इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसमें एमिली दुर्खाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर का एक फंक्शनल एस्पेक्ट किया है। अब पूरी स्टडी का जो मैं आपको एक सार तथ्य यहां पर बताना चाहता हूं, वो ये बोलते हैं
कि हाई डिवीजन ऑफ लेबर इज अल्टीमेटली गोइंग टू इंटीग्रेट सोसाइटी। जैसे इन केस ऑफ लो डिवीजन ऑफ लेबर और इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वेयर द कंपैरेटिवली द डिवीजन ऑफ लेबर वाज लेस, that unity was automatic in sense because it was I'll say it is a mechanical juxtaposition of like parts. All are farmers, सबकी साइकिक यूनिटी है, सबकी प्रॉब्लम्स एक हैं, लोग एक हो जाते हैं। बट जब सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ गया तो कैसे होगा? अब इस चीज को थोड़ा सा यू पीपल नीड टू अप्रिशिएट इट एंड इट इज इन एब्स्ट्रैक्शन कि जब सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ जाता है, ऐसी सोसाइटी में somebody is a doctor, somebody is an engineer, another is a professor, somebody is a teacher, somebody is a baker, somebody is a butcher, तो it means people are into different occupations। बट एक एस्पेक्ट यहाँ पर आता है जो जो ऑर्गेनिक है, जो सावयवी है, जो जो स्वयं से जनरेट होता है, कि इतनी इतनी विभेदीकरण में, इतनी डिफरेंशिएशन में ऑटोमेटिकली एक इंटरडिपेंडेंस डेवलप होती है। आज एक डॉक्टर है, उसको अपने जीवन की जो अस्तित्व जन्य जितनी समस्याएं हैं, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसको सभी की जरूरत है। उसको इंजीनियर, अगर उसको घर बनाना है तो उसको इंजीनियर की भी जरूरत है, अगर उसको कोई परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको ही नीड्स अ डॉक्टर ऑल्सो। तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी में इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। तो एमिली दुर्खाइम ने एक नया कंसेप्ट यहाँ पर दिया कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, in agricultural societies, predominantly agricultural societies, the unity was based upon, it was sort of mechanical solidarity, and in societies जहां पर high degree of division of labor है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं industrialized societies की और post industrial societies की, वहां पर एमिली दुर्खाइम का ये कहना था कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से यूनिटी बढ़ेगी, इंटीग्रेशन बढ़ेगी, और वो ऑर्गेनिक है। यहां पर जब मैं ऑर्गेनिक शब्द यूज कर रहा हूं तो ऑर्गेनिक जो एमिली दुर्खाइम ने बोला, तो ऑर्गेनिक मीन सावयवी, जो अपने आप से ग्रोथ होती है, यहां पर जरूरत ऑटोमेटिकली, और वो दैट इज यूनिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो इस पे उन्होंने फोकस किया। इसी तरीके से उन्होंने सुइसाइड की स्टडी को पढ़ा, तो ये फोकस, तो यहाँ पर एक विंडो हमें मिल गई जो हमें यहाँ पर ध्यान देने की है। जो लोग सोशियोलॉजी को जो शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर हम अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस को एक एस्पेक्ट, जो एक तरीका, एक मेथोडोलॉजी पढ़ने का है, दैट इज उसका फंक्शनल, उसका प्रकार्य, समाज के परिप्रेक्ष्य में, समाज के कंटेक्स्ट में, उस इंस्टीट्यूशन द्वारा, उस संस्था द्वारा कैसे उसको सोसाइटी की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोलिडारिटी, वननेस को बनाए रखने में वो सहायक है। तो दैट इज फंक्शनल एस्पेक्ट। दूसरा, इसी में फंक्शनलिज्म इन लेटर ईयर्स एक एस्पेक्ट आया कि इफ एवरी इंस्टीट्यूशन इज फंक्शनल, if family is functional, if religion is functional, if social stratification is functional, it means if it is good for society, तो why there is conflict in society? तो इतना जो कंफ्लिक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो क्यों दिखाई देता है? क्यों परिवार में हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? क्यों हमारे को समाज में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, क्लास के बेसिस पे डिवाइडेड है, क्लास इनइक्वालिटीज है, रेशियल इनइक्वालिटीज हैं, इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स है, रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटीज हैं, इसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक फोकस आया। अब इस पे जो बाद में जो हमारे फंक्शनलिस्ट थिंकर्स आए लेटर ऑन, जैसे अब मैं टैलकोट पार्सन्स की बात करूं या अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट जो है रॉबर्ट किंग मर्टन की, उन्होंने इस फंक्शनलिज्म जो थियरी है इसको बाद में मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके इवन कोडिफाई भी किया। Basically, they wanted to account for conflict and change also, because functionalism as a methodology, people, you want to appreciate this fact, since they were focusing on functional aspect of each and every institution. How come each and every institution is functional for society? So in a way, conflict as well as change was being neglected. समाज में किस वजह से कलह है, conflict है? conflict तो हर सोसाइटी में वेरी करता है डिग्रीज में। किसी सोसाइटी में कंफ्लिक्ट ज्यादा है, किसी सोसाइटी में कंफ्लिक्ट कम है, बट कंफ्लिक्ट सभी सोसाइटीज में। चेंज भी हर सोसाइटी चेंज हो रही है, और चेंज कई कारणों से होता है। लेकिन आप एक चीज समझो, एक चेंज है कंफ्लिक्ट लेड चेंज। जो चेंज कंफ्लिक्ट चूंकि है सोसाइटी में, उस कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए चेंज की जरूरत है, तो कंफ्लिक्ट लेड चेंज की लिए। तो जब मैंने 3 थिंकर्स की यहाँ पर बात की, 3 थिंकर्स की मैंने अब यहाँ पर बात की, 6 में से 3 थिंकर्स को मैंने फोकस कर दिया है। पहला मैंने एमिली दुर्खाइम बताया, वो हमारे क्लासिकल फंक्शनलिस्ट थे जो हमारे सिलेबस में है। इनके अलावा और फंक्शनलिस्ट हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनका मेजर फोकस था फंक्शनल एस्पेक्ट। बाद में लेटर ऑन थिंकर्स
क्योंकि फंक्शनलिज्म एज अ मेथोडोलॉजी वाज नॉट एबल टू अकाउंट फॉर कंफ्लिक्ट एंड कंफ्लिक्ट लेड चेंज। तो बाद में जो सोशियोलॉजिस्ट आए, जो लेटर डे फंक्शनलिस्ट थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन पढ़े, लेकिन उन्होंने उस फंक्शनलिज्म एज अ मेथोडोलॉजी को इस डायरेक्शन में मोड़ दिया ताकि वो कंफ्लिक्ट को, जो कि एक समाज के परिप्रेक्ष्य में हर सोसाइटी में कंफ्लिक्ट है, हर सोसाइटी में टेंशन है, उसको वो अकाउंट कर रहे थे। तो इस एस्पेक्ट पे उन्होंने फोकस किया। तो रॉबर्ट मर्टन और टैलकोट पार्सन्स में हम देखेंगे फंक्शनलिज्म एज अ मेथोडोलॉजी को मॉडिफाई किया गया, उसको सोशियोलॉजी में और रेलेवेंट बनाया गया ताकि वो मॉडर्न सोसाइटीज का जो बेसिक एस्पेक्ट है, जो कंफ्लिक्ट है और कंफ्लिक्ट लेड चेंज है, उसको वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन। इसके अलावा कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का अभी अगर बहुत सिंपल भाषा में एक बात बताऊं तो कार्ल मार्क्स का इतना ही कहना था कि कोई गरीब है इसलिए क्योंकि कोई अमीर है, अगर कोई अमीर नहीं होगा तो कोई गरीब नहीं होगा। यानी वो क्लास इनइक्वालिटीज पे फोकस करता है, और क्लास इनइक्वालिटीज की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसने अलग अलग सोसाइटीज में एवोल्यूशन की बात करी, उनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उनका जो बेसिकली पर्सपेक्टिव है, उसके हिसाब से उन्होंने सोसाइटीज को स्टडी किया। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे वो रिजोल्व होंगी, क्या उन्होंने उनका सॉल्यूशन था, ये कार्ल मार्क्स पे। ऐसे ही मैक्स वेबर का। तो ये हमारे 6 थिंकर्स हो गए जिन पे हमें फोकस करना है। तो 2 पॉइंट्स अभी तक के जो लेक्चर से, आप एक ये कि आपको जितने क्वेश्चंस है लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, उनको पेन डाउन करना है, उसके हिसाब से तैयार करना है। दूसरा, मैंने एक आपको पहले 3 यूनिट जो है हमारे, मैंने बता दिया कि सोशियोलॉजी किन सिचुएशंस में एमर्ज हुई। दूसरा यूनिट जो है हमारे पास सोशियोलॉजी एज अ साइंस और सोशियोलॉजी एज एन इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन। तीसरा, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कैसे कैसे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। चौथा यूनिट जो हमने फोकस किया, 6 थिंकर्स हैं जो नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के, उनको एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। एक फंक्शनल एस्पेक्ट है जिससे हम सोसाइटी को पढ़ते हैं। दूसरा, हम कंफ्लिक्ट कि कैसे कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी वजह से कंफ्लिक्ट है सोसाइटी में, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट पेपर में दूसरे टॉपिक्स हैं, वो है अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमारे पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जैसे हमारे पास फैमिली मैरिज किनशिप है, जैसे हमारे पास साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है, या फिर हमारे पास वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है, रिलीजन है। इन सभी इंस्टीट्यूशंस को हमने डिटेल में पढ़ना है। जब इन 6 थिंकर्स को हम कवर अप कर लेंगे, तो इन्हीं 6 थिंकर्स की नॉलेज होने के बाद इन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे सपोज हम फैमिली पढ़ रहे हैं, तो फैमिली में फंक्शनिस्ट ने क्या बोला, उन्होंने फैमिली सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या रोल परफॉर्म करती है, कैसे सोसाइटी को बनाए रखने में हेल्प करती है। फिर हम कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि कैसे मार्क्स ने फैमिली के बारे में क्या बोला, कि मार्क्स बोलता है कि फैमिली या रिलीजन जो है वो कैपिटलिस्ट को ही हेल्पफुल रहती है, वो कंफ्लिक्ट जनित करती है, ना कि वो यूनिटी के लिए सहायक है। तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इन 6 इंस्टीट्यूशंस को हमें पढ़ना है। जब इन इंस्टीट्यूशंस में या इन टॉपिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए मैं अलग से लेक्चर एक आपके लिए ले लूंगा, ताकि आप अपने क्वेश्चंस भी या सब्जेक्ट मैटर में या इसकी डिटेल में कुछ समझना चाहते हैं, वो अंजलि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे वो टॉपिक ले सकता हूँ। लास्ट जो फर्स्ट पेपर में हमारा टॉपिक रहेगा वो है सोशल चेंज। जब हम थिंकर्स पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कब इमर्ज हुआ, किस सिचुएशन में इमर्ज हुआ, साइंस हो सकती है या नहीं हो सकती, और उसके बाद ये चीज आप जानते हो कि हर सोसाइटी चेंज होती है। सोसाइटी में चेंज, ये एक रेट ऑफ चेंज अलग हो सकता है। कोई सोसाइटी कम चेंज हो रही है, कोई सोसाइटी ज्यादा चेंज हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रेट ऑफ चेंज जो है वो अमेरिकन सोसाइटी में या वेस्टर्न सोसाइटीज में कंपैरेटिवली that rate and pace of change is high in comparison to Indian society. Indian society is also changing, but at a slower pace. तो क्या क्या एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज हैं, क्या चेंज की वजह से कंफ्लिक्ट आता है, चेंज की वजह से इंस्टीट्यूशंस पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब हमारा फोकस रहेगा। तो लास्ट के 2 चैप्टर्स जो है हमारा वो सोशल चेंज पे फोकस रहेंगे। तो मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया फर्स्ट पेपर के बारे में, जो सोशियोलॉजी इन जनरल है, कि इसमें हमारा क्या क्या इन पे फोकस करना है। इन पे डिटेल डिस्कशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम यहाँ पर टाइम टू टाइम लेते रहेंगे, किसी भी टॉपिक पे जो आप लोगों की क्वेरीज होंगी उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर जो हमारा रहेगा वो इंडियन सोसाइटी पे है,
यही सेम टॉपिक्स अब इंडियन कंटेक्स्ट में हमें पढ़ने हैं। तो आज चूंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, अगर आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ब्रॉडली मैंने आपको फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस किया है। इस जो लोग सोशियोलॉजी को ऑप्ट करना चाहते हैं, एक ओवरव्यू मैंने दिया है, इसके सिलेबस को पढ़ो। और जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्ट कर चुके हैं और जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज वो पॉइंट ये है कि वो क्वेश्चंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और फिर अगर कोई स्पेसिफिक आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं तो आप अंजलि मैम से या प्रोग्रेसिव एस्पिरेंट्स के फोरम पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, और हम उसके अनुसार फिर अपना अपना आगे की डिस्कशन जो है वो फ्रेम कर लेंगे। और यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। तो अंजलि मैम, अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं ले सकता हूँ, अदरवाइज आप आगे बढ़ो। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने इतना इम्पोर्टेंट, इतना यूजफुल एनालिसिस सब एस्पिरेंट्स को प्रेजेंट किया। सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेके इतने बेहतरीन तरीके से आपने टॉपिक वाइज और जो सिलेबस के कंपोनेंट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया। स्पेशली थिंकर्स को आपने किस तरह से अप्रोच करना है, आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस को आपने हाईलाइट किया। कैसे आंसर राइटिंग, सोशियोलॉजी में की गई आंसर राइटिंग आपको जीएस में, एसए में कितना अच्छा यील्ड करेगी। और थॉट फ्रेमवर्क्स का जैसे आपने इनिशियली बताया, और सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं वन बाय वन जो कंपोनेंट्स हैं उनका आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया। अब अगर किसी एस्पिरेंट को सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेके क्वेश्चंस हैं, वैसे तो सर ने काफी इन डेप्थ एनालिसिस किया है और आगे भी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, क्रंच है, इसलिए पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना इतने शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को फर्दर कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। और आगे के जो अपकमिंग हमारे वेबिनार्स होंगे, सेशंस होंगे, उसमें भी आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में अगर कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई इशू या कोई मैटर ऐसा है जिसके बारे में आप एक अलग लेक्चर चाहते हैं तो हम वो भी ऑर्गेनाइज कराने का बिल्कुल कोशिश हमारी रहेगी। कोशिश में हम बहुत बहुत ईगर हैं इस चीज को, इन लोगों को हेल्प करने के लिए। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी थॉट फ्रेमवर्क आप पूछना चाहते हो तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो मैम ये यस, क्योंकि अभी बहुत लोग हम नहीं जानते हैं कि कौन किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे है, बट आने वाले समय में, क्योंकि हमारी इंटेंशंस आप लोग समझ गए हो, और किसी को अपना अनुभव, जो इतने हमने एग्जाम दिया है तो अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करने के लिए तत्पर हैं हम सब लोग। डेफिनेटली डेफिनेटली। आप जो भी, अगर आपको कोई क्वेरी, कोई टॉपिक या कोई भी ऑप्शनल में, सोशियोलॉजी में या किसी ऑप्शनल में, स्पेशली सोशियोलॉजी में, क्योंकि नितिन सर ने बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स को गाइड किया है, इनका एक्सपीरियंस रहा है और ये अपने अनुभव से आप लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप ये प्रोग्रेसिव एस्पिरेंट्स फोरम के चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। हम आगे वेबिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे स्पेशली जो इसी एरिया के लिए डेडिकेटेड होगा। तो बहुत ही अच्छा सेशन नितिन सर ने अच्छे से एनालाइज किया है और हम थैंक्स कहते हैं सर आपको। और मोस्ट आगे वेलकम।